Good afternoon friends, welcome to our YouTube channel मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में डिस्कस किया है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि साइकोमेट्रिक चार्ट पे जो अलग अलग प्रोसेस होते हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कैसे हम दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके साथ में हम बाईपास वेक्टर के बारे में भी बात करेंगे और साइकोमेट्रिक चार्ट पे जो न्यूमेरिकल अगर हमको कोई सॉल्व करना है साइकोमेट्रिक चार्ट की मदद से, तो उसको कैसे करेंगे वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सेंसिबल हीटिंग। सो सेंसिबल हीटिंग कौन सी हीटिंग होती है? जिसमें हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं लेकिन उसका फेज चेंज नहीं होता है, तो ऐसी हीटिंग को हम बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग। तो बात करते हैं स्पेसिफिकली मॉइस्ट एयर के बारे में। सो सेंसिबल हीटिंग, इट इज ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर विदाउट एनी चेंज इन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। सो जब हम हवा का, हवा से मतलब हमारी जो मॉइस्ट एयर है उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी कि उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ता है लेकिन उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी कि ओमेगा कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग। और उसको हम साइकोमेट्रिक चार्ट पे दिखाते हैं एक हॉरिजेंटल लाइन से, जैसे कि इस डायग्राम में यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट है। पहले जो हमारी एयर आ रही है उसका टेम्परेचर T1 है। यहाँ पे इसको प्रोसेस के फॉर्म में भी दिखाया गया है। एक एयर है जिसका इनलेट 0.1 है, मास ma है, टेम्परेचर T1 है, ओमेगा 1 है उसकी ह्यूमिडिटी, और H1 उसकी एंथैल्पी है। उसके बाद वो एक हीटिंग मीडियम, एक कॉयल है जिसके अंदर से एक हीटिंग मीडियम पास हो रहा है, जैसे कि हम गर्म पानी इससे भेज सकते हैं या फिर स्टीम इसके थ्रू पास कर सकते हैं, जिसका टेम्परेचर एयर से ज्यादा होगा। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हीट ही ट्रांसफर हो रही है एयर को, कोई भी मॉइस्चर कंटेंट उसमें ऐड नहीं हो रहा है, तो हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पहले जितनी ही रहेगी और टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में हम जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग, और उसको हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं। तो पहला कंडीशन 1 है जहां पे हमारा टेम्परेचर T1 है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एंथैल्पी H1 है। फिर हमने उसको हीट किया, क्योंकि कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं ऐड हो रहा है तो उसका ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 ही रहेगा, और टेम्परेचर हमारा फाइनल टेम्परेचर हमको मिलेगा T2। क्योंकि हम हीट ऐड कर रहे हैं तो हमारी फाइनल एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी। सो फ्रेंड्स, जो हमने पहला प्रोसेस डिस्कस किया सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग उसका ठीक उल्टा है कि प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर विदाउट एनी चेंज इन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। जो हमारी एयर आ रही है हमारे पास, उसका हम टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं, उससे हीट हम रिमूव कर लेते हैं, लेकिन उसका ह्यूमिडिटी कंटेंट जो है, जो उसमें वाटर वेपर है, वो हम सेम रखते हैं, उसमें कोई रिडक्शन या इंक्रीज नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं हम सेंसिबल कूलिंग। सो ये पहले वाले प्रोसेस का जस्ट उल्टा है। पहले हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे थे, अभी हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। हमारा सिर्फ जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, जबकि हमारा जो ओमेगा का जो कंटेंट है यानी कि जो वाटर कंटेंट है वो हमारी सेम रहेगी। सो हमारा जो प्रोसेस होगा वो ए से बी तक होगा और एंथैल्पी हमारी कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन मतलब जो हमारी एयर है उसमें हम वाटर कंटेंट को, वाटर वेपर को इंक्रीज करते हैं। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द मॉइस्चर कंटेंट दैट इज इंक्रीज इन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट कांस्टेंट डीपीटी। सो यहाँ पे आप इसके डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि ह्यूमिडिफिकेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हमारा जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, एयर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है डीबीटी। इसमें डब्ल्यूबीटी और डीपीटी की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ डीबीटी जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, और हमारा जो वाटर कंटेंट है यानी कि जो ओमेगा है वो इंक्रीज होगा कंडीशन 1 से लेके कंडीशन 2 तक।
सो डीबीटी अगर कांस्टेंट है तो हमारी लाइन बिल्कुल वर्टिकल होगी। और इसको जब आप प्रोजेक्ट करेंगे हमारे एंथैल्पी वाले स्केल पे तो आप देखेंगे कि इसकी एंथैल्पी H1 से H2 बढ़ गई है। तो ह्यूमिडिफिकेशन में जो एंथैल्पी हमारी बढ़ी है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं है, यानी कि हमारी कोई सेंसिबल हीट नहीं है, तो हमारी एंथैल्पी किस चीज से बढ़ी है? जो हमारा वाटर कंटेंट है, यानी कि ये पूरी की पूरी जो एंथैल्पी इंक्रीज हुई है वो लेटेंट हीट की वजह से है, जो हमने वाटर वेपर इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है, दिस प्रोसेस शोज द इंक्रीज इन लेटेंट हीट। तो इससे हम दो चीजें समझ सकते हैं, एक तो जो हमारा वाटर कंटेंट है वो हमारा सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, डीबीटी हमारा कांस्टेंट है। जबकि आप देखेंगे तो अगर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था तो इसका WBT भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे WBT लाइंस और एंथैल्पी लाइंस पैरेलल होती हैं, तो हमारा इस प्रोसेस में WBT भी इंक्रीज होता है। और दूसरा कि जो हमारी वर्टिकल लाइंस हैं वो हमारी लेटेंट हीट को शो करती हैं, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है जो हमने पिछले सेंसिबल कूलिंग में और हीटिंग में देखी हैं वो हमारी सेंसिबल हीट को रिप्रेजेंट करती है साइकोमेट्रिक चार्ट पे। ये डिह्यूमिडिफिकेशन, ये हमने जो लास्ट प्रोसेस डिस्कस किया है ह्यूमिडिफिकेशन, उसका ठीक उल्टा है। इसमें हमारी जो एयर की जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको हम रिड्यूस करते हैं, और जो डीबीटी है वो कांस्टेंट रहता है। और इस प्रोसेस में जैसे पिछले प्रोसेस में हमारी लेटेंट हीट इंक्रीज हो रही थी, तो इसमें हमारी लेटेंट हीट डिक्रीज हो रही है। जो एंथैल्पी में ड्रॉप हमें मिल रहा है H1 से H2, वो पूरा का पूरा लेटेंट हीट के रिडक्शन की वजह से है। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो डिस्कस किए हैं प्रोसेस, वो सेंसिबल हीटिंग एंड कूलिंग, डिह्यूमिडिफिकेशन एंड ह्यूमिडिफिकेशन। एक्चुअल कंडीशन में ह्यूमिडिफिकेशन और डिह्यूमिडिफिकेशन मतलब अकेले नहीं हो सकते, उन प्रोसेस के साथ में टेम्परेचर चेंज होता ही है। सो जो ये हम कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन है, ये एक्चुअल प्रोसेस है। सो इस प्रोसेस में जैसे कि नाम से हम देख सकते हैं, तो हम एयर को कूल भी कर रहे हैं और साथ में मॉइस्चर कंटेंट को भी रिमूव कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है। हमारी इनिशियल कंडीशन 0.1 है, यहाँ पे हमारा मॉइस्चर कंटेंट ω1 है और ड्राई बल्ब टेम्परेचर T1 है। हमें यहाँ पे टेम्परेचर भी रिड्यूस करना है, यानी कि हमें लेफ्ट साइड में जाना है, और हमें ओमेगा यानी कि हमारा वाटर कंटेंट को भी रिड्यूस करना है, यानी कि हमें नीचे की तरफ आना है। यानी कि हमारी जो लाइन होगी वो लेफ्ट साइड में जाएगी और नीचे की तरफ मूव करेगी, जैसे कि यहाँ पे प्रोसेस 1 से 2 तक हो रहा है। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द मॉइस्चर कंटेंट एंड डीपीटी बोथ। हमारा जो ओमेगा है और हमारा जो डीपीटी है, दोनों के दोनों इसमें घट रहे हैं। दिस प्रोसेस इज जनरली यूज्ड इन समर एयर कंडीशनिंग। ये प्रोसेस हमारा कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन का समर की में जो एयर कंडीशनिंग होती है समर वेदर में, वहां पे गर्मियों में हम इसको यूज करते हैं। दिस प्रोसेस इज ओनली पॉसिबल व्हेन कूलिंग कॉइल टेम्परेचर इज लेस देन डीपीटी। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ सेचुरेशन कर्व पे जो टेम्परेचर होता है उसको हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर सॉरी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। और किसी भी एयर से मॉइस्चर तभी हम रिमूव कर सकते हैं जब उसको हम सेचुरेशन कर्व पे ले आए, या फिर उसका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम हो जाए। इसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो अभी के लिए कि जो हमारा कूलिंग पार्ट है, या जिसकी मदद से हम एयर को कूल कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर अगर डीपीटी से कम नहीं होगा तो हम मॉइस्चर को रिमूव नहीं कर पाएंगे। सो ये इस प्रोसेस की बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारे जो एंथैल्पी है वो रिड्यूस हो जाएगी। इनिशियल कंडीशन H1 है और फाइनल कंडीशन H2 है प्रोसेस की, तो H1 से H2 तक हमारी एंथैल्पी रिड्यूस हो गई। और जैसे कि मैंने ये बताया कि साइकोमेट्रिक चार्ट पे जो वर्टिकल लाइंस हैं वो हमारी लेटेंट हीट का रिडक्शन दिखाते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी सेंसिबल हीट का रिडक्शन दिखाते हैं। तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट को मैं A मान लूं, तो A से 2 तक जो ये हमने हीट प्रोजेक्शन करी है, यहाँ पे ये W एक्चुअली दिखाया हुआ है, सॉरी। तो HW से H2 तक जो हीट घटी है या कम हुई है वो हमारी सेंसिबल हीट है, और H1 से HW तक यानी कि जो ये वाला जो हीट है, ये जो रिडक्शन हुआ है ये लेटेंट हीट है। तो इस प्रोसेस में दोनों लेटेंट हीट भी कम हो रहे हैं और सेंसिबल हीट भी कम हो रहे हैं। ये कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का सॉरी जो हमने प्रोसेस पिछला देखा वो कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन था। ये हमारा है कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। यहाँ हम
जो एयर है उसको कूल भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ उसमें वाटर कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमारा जो ये राइट साइड है ये ओमेगा है, यानी कि ओमेगा हमें बढ़ना है, यानी कि जो हमारी कंडीशन है, अगर इनिशियल कंडीशन ए है तो उससे लाइन हमारा प्रोसेस ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन हमें साथ साथ कूलिंग भी करनी है। तो हमारा प्रोसेस की जो लाइन है वो ऊपर की तरफ जाएगी और उसके साथ साथ ही लेफ्ट साइड में जाएगी। तो हमारा प्रोसेस कैसे बनेगा, ए से बी तक। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द मॉइस्चर कंटेंट एंड डिक्रीजिंग डीबीटी। ऐसे केस में अगर हमारा जो कूलिंग कॉयल है अगर उसका टेम्परेचर एयर के वेट बल्ब टेम्परेचर के बराबर हो जाता है तो ये प्रोसेस वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन के साथ ही फॉलो होगा, यानी कि उसके या तो पैरेलल होगा या फिर उसी को फॉलो करेगा। कूलिंग एंड एडियाबैटिक ह्यूमिडिफिकेशन। सो ये एक दूसरा प्रोसेस है इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो ह्यूमिडिफिकेशन है वो एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हमारा कोई भी हीट ट्रांसफर एनवायरनमेंट के साथ नहीं होता है। हमारी जो हीट कंटेंट है वो कांस्टेंट है, ना तो एनवायरनमेंट को हीट जा रही है ना एनवायरनमेंट से कोई हीट एडिशनल एयर को मिल रही है। सो इट इज ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द मॉइस्चर कंटेंट एंड डिक्रीजिंग डीबीटी। जैसे कि हम नाम से देख सकते हैं, कूलिंग हो रही है तो डीबीटी कम हो रहा है, ह्यूमिडिफिकेशन है तो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है। तो हमारा प्रोसेस ए से बी की तरफ जाएगा, टेम्परेचर घट रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में और ओमेगा बढ़ रहा है तो ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन है वो है एडियाबैटिक। उसके लिए एयर इज कूल्ड इन एन इंसुलेटेड चैम्बर। जो हमारा चैम्बर है, यहाँ पे आप अगर देखें इसको जो रिप्रेजेंट किया है इसका ब्लॉक डायग्राम, ये हमारा जो चैम्बर है वो इंसुलेटेड होता है जिससे कोई भी हीट का जो ट्रांसफर है वो ना हो। यूजिंग वाटर स्प्रे हैविंग टेम्परेचर अबाउट डीपीटी, क्योंकि हमको जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको इंक्रीज करना है तो जो हमारा वाटर है उसका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ऊपर रखा जाता है और ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम रखा जाता है, क्योंकि अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर से ज्यादा रखेंगे तो कूलिंग नहीं होगी, टेम्परेचर हमारा रिड्यूस नहीं होगा। तो ये इन दोनों टेम्परेचर के बीच की रेंज में ही हम जिस वाटर स्प्रे को यूज करते हैं उसका होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो नोन एज एडियाबैटिक कूलिंग। इसको एडियाबैटिक कूलिंग भी बोलते हैं इस प्रोसेस को। और जैसे कि मैंने बताया कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारी हीट ट्रांसफर जीरो होती है, यानी कि हमारा जो हीट कंटेंट है वो कांस्टेंट रहता है, तो इस प्रोसेस में हमारी एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि एंथैल्पी और वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइंस पैरेलल होती हैं, तो इस प्रोसेस में हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है। सो कूलिंग एंड एडियाबैटिक ह्यूमिडिफिकेशन में एक कांस्टेंट एंथैल्पी कांस्टेंट डब्ल्यूबीटी प्रोसेस है जिसमें एयर का टेम्परेचर रिड्यूस किया जाता है और उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको इंक्रीज करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। इसमें हम जो एयर हमारे पास इनलेट पे है उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो और साथ में उसका मॉइस्चर जो है यानी कि उसमें जो वाटर कंटेंट है, आर्द्रता उसकी जो है उसको हम बढ़ा रहे हैं। ये प्रोसेस हमारा जनरली विंटर एयर कंडीशनिंग में यूज किया जाता है। जो हम सर्दियों में जो एयर कंडीशनिंग करते हैं, क्योंकि उस समय ठंड होती है बाहर, तो हमें रूम में जो एयर भेजनी है उसको उसका टेम्परेचर बढ़ाना होता है और उसका मॉइस्चर कंटेंट भी इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे आप ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं कि इनलेट हमारा है जो हमें ओ से दिखाया गया है। उसके बाद एक हीटिंग कॉइल है जिसकी मदद से हम उस एयर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और दूसरा एक स्टीम का स्प्रे हम कर रहे हैं नोजल की मदद से, जिससे एयर का वाटर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है और डिलीवर हो रही है हमारी जो पोजीशन डी से हमने डिनोट की है। तो आप साइकोमेट्रिक चार्ट पे देख सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन जो हमारी है वो H0 से हमारी जो दिख रही है वो है जिसमें टेम्परेचर T0 है और एंथैल्पी H0 है। यहां से हमने इसका टेम्परेचर भी बढ़ाया है, यानी कि हमें राइट साइड में जाना है, और उसके बाद हमने इसे जो ओमेगा कंटेंट है यानी कि वाटर कंटेंट है उसको भी इंक्रीज करना है, यानी कि हमें नीचे से ऊपर की तरफ में जाना है। तो हमारी जो लाइन प्रोसेस की होगी वो लेफ्ट टू राइट होगी और साथ में नीचे से ऊपर भी होगी। तो कुछ इस तरह से हम इस प्रोसेस को साइकोमेट्रिक चार्ट पे दिखा सकते हैं। दिस प्रोसेस यूजेस वाटर स्प्रे एट टेम्परेचर हायर देन डीबीटी। जैसे हमने पिछले प्रोसेस में डिस्कस किया था वो कूलिंग था, तो हमें वाटर का जो टेम्परेचर है वो डीबीटी से कम रखना था।
यहाँ पे हमें हीटिंग करनी है, तो जो वाटर हम स्प्रे कर रहे हैं उसका टेम्परेचर डीबीटी से ज्यादा होना चाहिए। जो एयर की ड्राई बल्ब टेम्परेचर है इनलेट पे, उससे ज्यादा एयर का वाटर का डीबीटी होना चाहिए, जिससे कि हम एयर को गर्म कर सकें। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। ये जो हमने प्रोसेस है, लास्ट जो प्रोसेस डिस्कस किया है, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का उल्टा है। इसमें हम प्रोसेस इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग अ मॉइस्चर कंटेंट एंड इंक्रीजिंग डीबीटी। सो हम इस प्रोसेस में जो एयर है उसका टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हैं, सॉरी, टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं उसको, लेकिन साथ साथ उसका मॉइस्चर कंटेंट भी रिड्यूस कर रहे हैं। सो साइकोमेट्रिक चार्ट पे हम इसको कैसे दिखा सकते हैं कि टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, यानी कि जो हमारा प्रोसेस है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस हो रहा है, मतलब प्रोसेस ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो हमारा प्रोसेस कुछ इस तरह से बनेगा जो हमने यहाँ पे ए से बी को दिखाया हुआ है। पॉइंट ए से हम राइट जाएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे। ये प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, इसके लिए एक कुछ स्पेशल केमिकल्स यूज किए जाते हैं। ये नॉर्मल किसी इक्विपमेंट लगाने से हम ये प्रोसेस अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि हम हीट भी कर रहे हैं और साथ साथ एयर का मॉइस्चर भी हम निकाल रहे हैं, तो ऐसा नॉर्मली पॉसिबल होता नहीं है। So in this process, certain chemicals such as silica gel and alumina are used for absorbing the moisture from air. So ऐसे प्रोसेस में हम कुछ केमिकल्स यूज करते हैं, जैसे सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना, जिसकी मदद से जो मॉइस्चर है, एयर का जो आर्द्रता है, उसको हम कम करते हैं। लेटेंट हीट रिलीज ड्यूरिंग कंडेंसेशन इंक्रीज द डीबीटी। अब जैसा आप समझ सकते हैं कि जब सिलिका जेल या एल्यूमिनियम की मदद से वाटर वेपर को हम रिमूव करेंगे तो वो पहले कंडेंस होगा, और उस कंडेंस होगा तो वो अपनी लेटेंट हीट एयर को दे देगा, जिससे एयर का जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एडियाबैटिक केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन। सो इस प्रोसेस को एडियाबैटिक केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारे जो डिफरेंट प्रोसेस हैं, हम साइकोमेट्रिक चार्ट पे कैसे दिखाते हैं वो हमने डिस्कस किए। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो हम डिस्कस करेंगे वो है बाईपास फैक्टर। सो बाईपास फैक्टर की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी सिस्टम होता है उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती है। तो सेम केस हमारा जो हमारी हीटिंग या कूलिंग सरफेस होती हैं या कोयल्स होती हैं उनके साथ भी जाता है, कि जितनी भी एयर हमारी एंटर कर रही है वो पूरी की पूरी कॉयल या सरफेस पे को टच नहीं करती है, कुछ पोर्शन बिना टच करे पास हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल में एयर का जो टेम्परेचर है आउटलेट का, वो कोयल टेम्परेचर के या सरफेस टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए, बल्कि उतना अचीव नहीं होता है, क्योंकि कुछ एयर हमारी बिना कूलिंग सरफेस या हीटिंग सरफेस के कांटेक्ट में आए निकल जाती है, जिसको हम बोलते हैं बाईपास। सो इस प्रोसेस को हम अगर देखें तो ये हमारा ये ब्लॉक डायग्राम हमने दिखाया, ये एयर है इनलेट जिसका टेम्परेचर T1 है। उसके बाद एक कूलिंग कॉयल हमने मानी है कि हम एक कॉयल यूज कर रहे हैं जिससे कूल कर रहे हैं, और एयर आउटलेट हमको मिल रहा है T2 पे। तो इसको साइकोमेट्रिक चार्ट पे हम कैसे दिखाएंगे? ये हमारी पोजीशन 1 है, हमारी जो एयर है वो कंडीशन 1 पे आ रही है, इसका डीबीटी T1 है, एंथैल्पी H1 है। उसके बाद ये हमारा जो कंडीशन 3 है, ये हमारी जो कूलिंग कॉयल है उसकी कंडीशन है, उसका टेम्परेचर कूलिंग कॉयल का ड्राई बल्ब टेम्परेचर T3 है, और जो 2 है, A1 और 3 के बीच में किसी कोई लोकेशन होगी 2, जो हमारी आउटलेट की कंडीशन है। क्योंकि अगर हमारी जो आउटलेट की कंडीशन है वो 3 को मैच कर जाती है तो हमारा सिस्टम 100% एफिशिएंट हो जाएगा, कि जो जितना टेम्परेचर हमारा कूलिंग कॉयल का है उतना ही टेम्परेचर हमारा आउटलेट एयर का है। बट वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए बाईपास फैक्टर इसमें बीच में इन्वॉल्व होता है। तो हमारा जो आउटलेट कंडीशन 2 है वो कहीं 1 और 3 को जो कनेक्ट कर रही है लाइन, उस पे कहीं पे होगा। So when a moist air pass over a surface of coil, air enters at position 1 and leaves at position 2. The surface is maintained at position 3. तो जैसा मैंने अभी बताया कि एक moist air है जो coil के ऊपर से पास कर रही है, जो एयर एंटर कर रही है उसको हम पोजीशन 1 से दिखाया है, जिस पे वो उस coil से बाहर जा रही है उसको 2 से दिखाया है, और सरफेस को हमने
पोजीशन 3 से दिखाएं। सो टेम्परेचर ऑफ सरफेस इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ एंटरिंग एयर, क्योंकि हमने यहाँ पे कूलिंग कॉइल को कंसीडर किया है, तो इसलिए जो टेम्परेचर है सरफेस का या कॉइल का वो एंटरिंग एयर से कम है। इन एनी कंडीशनिंग प्रोसेस सम पोर्शन ऑफ एयर स्ट्रीम कम इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस एंड सम पोर्शन लीव्स अनकॉन्टेक्टेड। तो जैसा मैंने शुरू में ही बताया, कोई भी हमारा प्रोसेस होता है कंडीशनिंग का, उसमें जो एयर स्ट्रीम है उसका कुछ पार्ट हमारी कूलिंग कॉइल या सरफेस से के टच में आता है, बल्कि कुछ पार्ट बिना टच के ही चला जाता है। द एंड स्टेट ऑफ एयर इज प्रोड्यूस्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ बोथ द पोर्शन। तो ये दोनों जो पोर्शन होते हैं, जो एक टच हुआ है कूलिंग सरफेस को और दूसरा कूलिंग सरफेस से टच नहीं किया है, तो इन दोनों का जो मिक्सचर है वो हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। So bypass factor of apparatus can be represented by the fraction of uncontacted air in terms of their position. तो जो हमारा bypass factor है वो एक्चुअली वही एयर का रेशियो है जो हमारा सरफेस के या कूलिंग के कॉइल के कांटेक्ट में नहीं आया। सो इसको बाईपास फैक्टर को हम कैसे शो करेंगे? जो हमारा एक्चुअल में हमें टेम्परेचर 1 था और फाइनल टेम्परेचर हमें T3 चाहिए था, बट हमें मिला कितना? टेम्परेचर T2। तो हमारा लॉस कितना हुआ? T2 से T3। तो हमारा बाईपास फैक्टर होगा T3 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T1, यानी कि जो हमारा एक्चुअल डिफरेंस है वो 3 और 1 है, और जो हमारा डिफरेंस, जो हमारी आउटपुट एयर का जो डिफरेंस हमने लूज कर दिया वो हमारा T3 माइनस T2 है। इससे हमारा बाईपास फैक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सेम तरीके से ही हम हीटिंग कॉइल के लिए भी निकाल सकते हैं कि जो हमारा आउटलेट, जो हमारा इनलेट था, इनलेट से कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर हम माइनस कर दें। अगर हीटिंग होगा तो हमारा जो कॉइल है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो हमने जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है वो एक्चुअली हीटिंग के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि T3 जो है वो हायर टेम्परेचर होगा T2 से और T3 हायर टेम्परेचर होगा T1 से। तो ये हीटिंग के लिए ये फॉर्मूला है कि जो हमारे सरफेस है वो हायर टेम्परेचर पे है, इनलेट से भी और फाइनल से भी। तो बाईपास फैक्टर हमारा हम ऐसे यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे हमने बाईपास फैक्टर कैलकुलेट किया तो हम एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। तो एफिशिएंसी हमारी क्या होती है कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो हमारा जो हमारा आउटपुट क्या होगा कि T2, अगर हमारी कॉइल हीट कर रही है तो हमारा जो आउटलेट है वो ज्यादा टेम्परेचर पे होगा और इनलेट कम पे था, तो T2 माइनस T1 और डिवाइडेड बाय जो हमारा सरफेस का टेम्परेचर है T3 और माइनस इनलेट। तो इतना हमको हमारा होना चाहिए था डिफरेंस, बल्कि हमें मिला सिर्फ इतना। तो हमारा जो यहाँ से एफिशिएंसी मिल जाएगी। और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये हमारा जो लॉस है बाईपास फैक्टर और एफिशिएंसी जो है हमारा आउटपुट है। तो लॉस और आउटपुट दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये दोनों का सम 1 के बराबर हो जाए। सो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन अब हम करते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट की मदद से, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जो फॉर्मूला यूज करके, जो हमने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं ह्यूमिडिटी के, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के, RH का फॉर्मूला है, एंथैल्पी के फॉर्मूले हैं, वो सब यूज करके हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आज हम देखते हैं कि साइकोमेट्रिक चार्ट को यूज करके हम कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, मॉइस्ट एयर हैविंग 23 डिग्री सेल्सियस dBT, RH 30% एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 bar. Using psychometric chart, find humidity ratio, enthalpy, WBT and DBT. So ये हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट है। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारा टेम्परेचर है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर एयर का, वो 23 है। तो ये हमारा 20 है, 25 है, इसके बीच में ये 5 पार्ट्स इसके किए हुए हैं, तो ये पोजीशन हमको मिल जाती है 23। तो यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन खींच लेंगे। उसके बाद जो RH है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमको दी हुई है 30, तो ये हमारा 20 का RH है, ये 40 का है, तो ये इसके बीच वाला जो है 30 है। तो जहां पे भी ये हमारी जो लाइन हमने वर्टिकल खींची है, इस 30 वाली लाइन को क्रॉस कर रही है, वो हमारा इनलेट एयर कंडीशन है, जिसको हमने A से डिनोट किया है। तो हमें एयर की जो कंडीशन है वो मिल गई।
अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो जो क्वेश्चन में पूछा गया। तो सबसे पहले पूछा गया ह्यूमिडिटी, सबसे पहले पूछा गया ह्यूमिडिटी रेशियो, जिसको हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं। अब जैसे कि हमको मालूम है कि यहाँ हमारे राइट साइड में जो है ये मॉइस्चर कंटेंट यानी कि ओमेगा हमको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम जो पॉइंट है ए, इससे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक खींचे इस स्केल तक, तो जिस पोजीशन पे ये इसको कट करेगा वो पोजीशन हमारी होगी, वहां से हम वैल्यू रीड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 0.004 है यहाँ पे, और ये लाइन जो हमको मार्क है वो 0.006 है। तो हमारी जो लाइन है ये हमने जो ड्रॉ करी है पॉइंट से, वो हाफ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। तो हम मान सकते हैं कि ये 0.005 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो हमने इसको यहाँ पे लिया है 0.0055 kg पर kg ऑफ ड्राई एयर, जो यूनिट यहाँ पे दी हुई है। अगर हमारे पास एक्चुअल चार्ट है, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को मैं आपको स्लाइड में दिखा रहा हूँ, अगर आपके पास एक्चुअल चार्ट होता है तो आप इस तरह से मार्क करके इसको एग्जैक्टली निकाल सकते हैं, और भी ज्यादा पास में इसकी वैल्यू आ सकती है। सो नेक्स्ट हमको निकालनी है एंथैल्पी। एंथैल्पी का स्केल ये देखिए हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम, और ये एंथैल्पी की जो लाइंस हैं ये भी आई हुई हैं। तो हम पॉइंट ए से, जो हमारा इनिशियल पॉइंट है एयर का पोजीशन है, इस एंथैल्पी की लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और देखेंगे कि स्केल को कहाँ पे कट कर रही है। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे स्केल को जो कट कर रही है लाइन, वो ये है यहाँ पे। ये वाली लाइन 35 की है, और अगली लाइन जो है हमें दी हुई है 40 की। तो हम इसके अगर 5 पार्ट्स करेंगे तो ये हमारा जो लाइन है वो 36 पे इसको कहीं पे कट करेगा। तो एंथैल्पी हमको मिल गई 36 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, जो हमारे स्केल ये पर केजी ऑफ ड्राई एयर में दिया हुआ। थर्ड है हमको WBT यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर अगर हमको निकालना है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो हमारी एंथैल्पी लाइंस हैं और WBT लाइंस हैं वो पैरेलल होती हैं, यानी कि ये लाइन ही हमारी WBT लाइन भी निकाल सकते हैं। ये लाइन जहां पे सेचुरेशन कर्व को कट कर रही है, उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा वो हमारा WBT होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे टेम्परेचर तो हमको दिया नहीं है, लेकिन हमको मालूम है कि सेचुरेशन कर्व पे हमारे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, WBT टेम्परेचर और DPT टेम्परेचर तीनों ही सेम होते हैं। तो यहाँ पे ड्राई बल्ब को अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो ये पॉइंट है 10, और उसके बाद यहां से अगर हम ऊपर देखें तो ये है 15। तो ये 10 और 15 के कहीं बीच में आ रहा है। ये अप्रोक्स हमारा ये जो टेम्परेचर है, अगर हम इसको 5 पार्ट्स में इस पोर्शन को डिवाइड कर दें तो ये हमारा लगभग 13 डिग्री सेल्सियस पे हमारा WBT हमको मिल जाएगा। हमारा WBT आ गया 13 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट है हमारा DPT, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ए पॉइंट से हमने एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन खींची सेचुरेशन कर्व की तरफ, और जहां पर ये लाइन सेचुरेशन कर्व को कट कर रही है वहां से हमने ये ड्रॉप किया नीचे, क्योंकि सेचुरेशन कर्व पे टेम्परेचर हमको नहीं दिए हुए, बट इस पॉइंट पे टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बराबर ही होगा। DPT और ड्राई बल्ब टेम्परेचर दोनों सेम होंगे सेचुरेशन कर्व पे। तो यहाँ पे हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर की रीडिंग देख लेते हैं, जो है 5। फ्रेंड्स, ये हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आ गया 5 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं कि साइकोमेट्रिक चार्ट की मदद से हम कितनी आसानी से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही ये लोड कैलकुलेशन में भी हमारी बहुत मदद करता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम ये वाला वीडियो क्लोज कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो एयर कंडीशनिंग प्रोसेसेस हैं और लोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।